बहुत स्वागत है। पिछले 10 दिन में जब से इंडिया में 5 रफाल लैंड करे हैं, उसके बाद से कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसको सेलिब्रेट किया है। कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसके बारे में आपको कई सारी जानकारी दे दी है। लेकिन इस वीडियो में हमारा जो चर्चा हम करने वाले हैं आपके साथ, वो बेसिकली क्या है कि क्या वाकई में जो रफाल का अराइवल है वो एक मैटर फॉर सेलिब्रेशन है या नहीं है। मैं आपके साथ यहाँ पर एक क्रिटिकल एनालिसिस करने वाला हूँ कि बेसिकली ये जो रफाल का अराइवल है ये हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के बारे में क्या बताता है, एट द सेम टाइम ये बताता है कि हम डिफेंस के तौर पे कितना तैयार हैं विद रिस्पेक्ट टू चाइना एंड पाकिस्तान। इन सब चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में आपके साथ करेंगे, सो अंत तक जुड़े रहिएगा। ऑल राइट, सो ये जो हम एक क्रिटिकल एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बेसिकली ORF जो कि बहुत ही माना हुआ थिंक टैंक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इसके द्वारा दिए गए कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमने यहाँ पे मेन सोर्स रखा है, जिसके थ्रू हम ये डिस्कशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इन न्यूज 5 Dassault Rafale fighter aircrafts jets landed at Ambala Air Force Base on July 29। तो अंबाला जो कि हरियाणा में स्थित है, यहाँ पे 5 Dassault Rifle एयर फाइटर जेट्स ने लैंड किया था जुलाई 29 को। और कुल मिला के जो डिलीवरी होने वाली है फ्रांस से, उसमें 36 फाइटर जेट्स इंक्लूडेड हैं, जिसमें अभी केवल 5 जो है वो भारत तक पहुंचे हैं। ये जो प्रोसेस है चलता रहेगा, अगले आने वाले 2-3 साल के अंदर हमें सभी के सभी फाइटर जेट्स डिलीवर कर दिए जाएंगे। ये जो एग्रीमेंट था इंडिया ने फ्रांस के साथ किया था, ये 4 साल पहले एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें कि पहली डिलीवरी अभी स्टार्ट की गई है। वेरी ऑब्वियस, यहाँ पर जो नागरिक हैं और जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको बहुत खुशी हुई ये रफाल के इंडिया में आने की, और पर्सनली मुझे भी बहुत खुशी हुई व्हेन रफाल केम टू इंडिया। खैर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू द बिगर पिक्चर। वो क्या है? देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने, आपको बता दूं, सन 2000 के अंदर रिक्वेस्ट लॉन्च की थी टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमारे पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो धीरे धीरे रिटायर होने वाले हैं, उनकी उम्र होती जा रही है, और यहाँ पर हमें ज़रूरत है 126 MMRCA की। ठीक है, MMRCA मल्टी मोड, यहाँ पे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है, मल्टी मॉडल रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि हमें 126 की ज़रूरत है, ऐसा सन 2000 में कहा गया था। इसके बाद क्या हुआ, ये जब सन 2000 में कहा गया था, उस टाइम की अगर बात बताऊं तो जो स्ट्रेंथ थी भारत की एयरफोर्स की, जो हमारी वायुसेना की स्ट्रेंथ थी, 39.5 स्क्वाड्रन्स पे स्टैंड कर रही थी। एक स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट्स होते हैं, 39.5 स्क्वाड्रन्स के आसपास हमारी स्ट्रेंथ थी। और ये जो नए एयरक्राफ्ट्स जिनको हमने रिक्वेस्ट किया था, अगर ये आ जाते, जो कि लगभग 2015 तक एस्टिमेटेड था कि आ जाएंगे, उसके तहत हमारे जो MiG-27 है और हमारे जो जैगुआर एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि रिटायर होने वाले थे, उनको ये रिप्लेस कर देते। बट ऑब्वियसली जैसा कि आप जानते हैं 2015 में डिलीवरी नहीं हुई, और यहाँ पर इनफैक्ट 2016 के बाद से रफाल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा। पार्लियामेंट में भी, न्यूज़ चैनल्स पर भी इसकी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई, जिसकी वजह से फाइनली आज की डेट में रफाल हमारे सामने है। खैर, उसके बाद जब ये चर्चा शुरू हुई 2001 में, जब हमने डिमांड रखी, उसके बाद चर्चा होते होते 2012 तक पहुंच गई है। मैंने बहुत सारे इवेंट्स को यहाँ पे कट शॉर्ट कर दिया है। 2012 में ये डिक्लेयर किया गया कि रफाल जो है वो विनर है इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट का, और हमने यूरोफाइटर टाइफून को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। क्यों? उसके पीछे 2 कारण दिए गए थे। सबसे पहले यहाँ पर एक तो इसकी जो खर्चा है वो कम है, लोअर यूनिट कॉस्ट है, और लाइफ साइकिल कॉस्ट भी इसकी कम है। क्यों? क्योंकि रफाल को जो फ्यूल कंजम्पशन है वो काफ़ी कम है, एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स भी रफाल की कम है, जिसकी वजह से डसॉल्ट रफाल को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, एंड यूरोफाइटर टाइफून को कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पर बेसिकली निकाला गया था। ये वाली चीज़ 2012 तक हुई। इसके बाद इस पर्टिकुलर डिबेट में आता है सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 का जो MKI वर्जन है, जो जिसको कि भारत में HAL के द्वारा ही बनाया जाता है। वैसे तो सुखोई 30 आपको मालूम होगा रशियन एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी होती है। यहाँ पे HAL का सुखोई 30 MKI भी पिक्चर में आया। क्या हुआ कि जो हमारे रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर थे, इन्होंने कहा कि हमें सुखोई 30 MKI को भी एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखना चाहिए टू रफाल। लेकिन उस टाइम पे जो एयर चीफ मार्शल थे अरूप राहा, उन्होंने यहाँ पे डिसएग्रीमेंट दिखाया कि जी नहीं, सुखोई 30 MKI और रफाल की कैपेबिलिटीज की क्षमताएं काफ़ी अलग अलग हैं, हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं रफाल के साथ। राइट, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। खैर,
इसके बाद बात आती है 2015 की, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें यहाँ पर क्रिटिकल ऑपरेशनल नेसेसिटी की वजह से आज ही 36 फुली बिल्ट रफाइल्स को बाय करना होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनली हमें साइन करना पड़ा। इमीडिएटली जुलाई 2015 में डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने राज्यसभा में इन्फॉर्म किया कि जो टेंडर है 126 एयरक्राफ्ट का वो विड्रॉ कर लिया गया है और अब बातचीत शुरू हो चुकी है 36 एयरक्राफ्ट की विद फ्रांस। ठीक है, और यहाँ पर जो कहा जा रहा था कि 36 एयरक्राफ्ट की फ्रांस के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है, इसमें डिलीवरीज 2019 में शुरू हो जाएंगी और 2022 तक कंप्लीट हो जाएंगी। आपके सामने है 2019 में कोई डिलीवरी नहीं हुई, पहली डिलीवरी 2020 में हुई और वो भी आई थिंक ये अनसेड चीज है, बट ये एक इमरजेंसी डिलीवरी हुई थी बिकॉज फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है, इंडिया इज करंटली readying itself for a two-front war on China and Pakistan, जिसकी वजह से ये इमरजेंसी डिलीवरी भारत ने करवाई है 5 एयरक्राफ्ट की, जो शायद अगर ये दिक्कत ना आती तो शायद ये और भी ज़्यादा डिले हो सकता था। यहाँ पर एयरक्राफ्ट जो ऑलरेडी हमारे रिटायर होने वाले हैं, आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूं, 27 दिसंबर 2019 को रिटायर हो चुका है हमारा लास्ट MiG-27। ठीक है, इसके बाद जो हमारे जैगुआर के स्क्वाड्रन्स हैं जो कि कुल मिला के 6 हैं, 6 यानी कि 108 जो हमारे जैगुआर के प्लेन्स हैं, दे विल रिटायर इन द 2020s और बचे हुए 6 रिमेनिंग MiG-21 के स्क्वाड्रन्स, अगेन 108 प्लेन्स यहाँ पर they will retire in 2021 when their technical life ends। अब मैं आपके साथ बेसिकली बात ये करने वाला हूँ कि अगर इस तरीके से जो रिटायरमेंट है चलती रही और जो हमारा प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है वो यहाँ पे इसी तरीके से स्लो पेस पे चलता रहा, तो जो सिचुएशन हमारे सामने आने वाली है वो बहुत ही गंभीर है। 2032 तक केवल 22 स्क्वाड्रन्स रह जाएंगे इंडिया के पास। याद कीजिए 2001 में हमारे पास 39.5 स्क्वाड्रन्स थे और अगर इसी पेस पे चलता रहा तो 2032 तक आमतौर पे कंट्रीज के स्क्वाड्रन्स बढ़ते हैं लेकिन हमारे स्क्वाड्रन्स कम हो जाएंगे, 22 स्क्वाड्रन्स पर हम आ जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार अगर हमें एक 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना है चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो हमें 42 स्क्वाड्रन्स चाहिए जिसमें कि 18 फाइटर जेट्स पर स्क्वाड्रन हो, लेकिन 2032 तक कहा जा रहा है कि 22 स्क्वाड्रन्स ही रह जाएंगे। सबसे बड़ा कारण यहाँ पर आता है रिटायरमेंट ऑफ एजिंग एयरक्राफ्ट तो है ही, लेकिन डिलेज यहाँ पे बहुत ही बड़ा कारण आता है इन प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यू फाइटर्स, जिसकी वजह से इंडिया की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। ये पर्टिकुलर ग्राफ है, बहुत ही अच्छे से दिखाता है किस तरीके से हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पिछले कुछ सालों में लगभग कांस्टेंट रही है और आने वाले सालों में अगर इसी तरीके से चलता रहा तो डिक्रीज होकर 22 तक पहुंच जाएगी, विच इज़ अ वेरी वेरी वरिंग सिचुएशन। सो ये एक पहला कंसर्न है जो कि हमने यहाँ पे शो किया है विद रिस्पेक्ट टू रफाल, कि जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसमें कई सारे डिलेज आए। अब डिलेज क्यों आए वो अलग कहानी है, कुछ पॉलिटिकल रीजंस रहे, कुछ यहाँ पर ऑपोजिशन ने भी सवाल उठाए और पिछले साल भी रफेल को लेके बहुत सारी डिस्कशन हुई सांसद में, बट वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे हमें तो ये मालूम है कि हमारी डिफेंस की जो तैयारी है, जो हमारा बेसिकली आप कह सकते हैं प्रिपेयर्डनेस लेवल है, वो अच्छा होना चाहिए, बिकॉज दूसरी कंट्रीज इसको एक अपॉर्चुनिटी देखेंगी। अगर हमारे लिए प्रॉब्लम है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड थिंग, ऑब्वियसली जो कॉस्ट ऑफ MMRCA थी, इसको लेकर भी बहुत विवाद हुआ। अगर आप देखें 2007 में जब ये डील चल रही थी और उस टाइम पे 126 रफेल एयरक्राफ्ट्स की ही बात चल रही थी, उस टाइम पे जो एस्टिमेशन था कॉस्ट का वो 12 बिलियन के आसपास था। जनवरी 2014 में जब इसी कॉस्ट को रिव्यू करवाया गया तो कॉस्ट हो चुकी थी सेम 126 एयरक्राफ्ट्स की 28 से 30 बिलियन के आसपास, यानी कि 2.5 गुना से भी ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पर बढ़ चुकी थी। अब जब 2015 में डील चेंज कर दी गई, 126 की जगह 36 रफाइल्स को यहाँ पे बाय करने की बात रही, तो 30 बिलियन से कॉस्ट जो है वो गिरकर आ गई $9.4 बिलियन। अगर आप देखें 126 के संदर्भ में 36 बाय किए गए, राइट। सो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो 1/4 होनी चाहिए थी, लेकिन 30 बिलियन के हिसाब से भी जो कॉस्ट है वो थोड़ी 1/4 नहीं हुई, उससे ज़्यादा हुई। इसको लेकर कुछ विशेषज्ञ ये बोलते हैं कि भारत ने केवल यहाँ पर रफेल जेट्स ही बाय नहीं किए, उसके साथ कई सारी और चीज़ों को भी बाय किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉस्ट जो है बढ़ गई है। बट अगेन ये एक सेपरेट पॉइंट है, बेसिकली ये बताता है कि हमारी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट में कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज ऑल्सो अ वरीइंग साइन फॉर इंडिया आगे आने वाले टाइम में। इसके बाद एक और पॉइंट है जो कि विशेषज्ञों ने यहाँ पे बहुत प्रॉपरली रेज किया है, हालांकि मैं पर्सनली इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, लेकिन
क्योंकि एक्सपर्ट्स इसकी बात कर रहे हैं, आई वांट टू टॉक अबाउट इट। इन्होंने राफेल को कंपेयर किया है विद द चाइनीज जेट्स, ठीक है। इसमें इन्होंने 2 पॉइंट्स रखे हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि राफेल को इंडिया और फ्रांस के अलावा ज़्यादा कंट्रीज इस्तेमाल नहीं करती हैं। अगर आप देखें दुनिया भर में एक फ्रांस है और एक इंडिया है, इसके अलावा कतर है और इजिप्ट है जो कि राफेल का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में, यानी कि ज़्यादा बड़े स्क्वाड्रन्स उनके पास राफेल्स के नहीं हैं, ज़्यादा निर्भर नहीं करते, ज़्यादा भरोसा नहीं दिखाते हैं राफेल के जेट्स के ऊपर। ये पहला पॉइंट रेस किया गया है। दूसरा पॉइंट जो रेस किया गया है वो ये है कि यहाँ पर जो चाइनीज एयरफोर्स के पास J-16 हैं, जो बेसिकली सुखोई 35 है, वो इसके साथ मेल नहीं खाते। ये पॉइंट पे मेरा पर्सनल ओपिनियन थोड़ा अलग है, बिकॉज ये क्लास अलग है। आप सुखोई 35 को राफेल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बट फिर भी अगर आप कंपेयर करना चाहें एज पर दीज एक्सपर्ट्स, तो ये बोलते हैं कि जो राफेल की मैक्सिमम स्पीड है वो मार्क 1.8 है और चाइनीज J-16 की मार्क 2.2 है। इसके अलावा जो राफेल की प्रैक्टिकल सीलिंग है वो भी J-16 से कम है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि इंजन थ्रस्ट में हम देखें तब भी J-16 आपका सुपीरियर है एज कम्पेयर टू सुखोई 35, एज कम्पेयर टू द राफेल एयरक्राफ्ट। बट अगेन ये चीज़ कंपैरिजन उतना सही नहीं है। ये यहाँ तक कहते हैं कि अगर कल को इंडियन एयरफोर्स अपने 36 के 36 राफेल को भी डिप्लॉय कर देगा, तब भी टेक्निकल सुपीरियरिटी यहाँ पे चाइना के पास ही होगी, इंडिया के पास अवेलेबल नहीं होगी। बट एट द सेम टाइम बेसिकली ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली अपने आर्ग्यूमेंट को बढ़ावा देने के लिए दिए गए हैं। जो मेन पॉइंट्स आते हैं वो आज की डेट में भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर आते हैं और प्राइसिंग को लेकर आते हैं, जो कि आई बिलीव बहुत ही जेन्युइन पॉइंट्स हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा जो रेस किए गए हैं और क्रिटिकल एनालिसिस को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इंडिया की जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, उसमें भी एक बड़ा फ्लॉ है। वो क्या है? देखिए, जो डिले इन प्रोक्योरमेंट है ये क्या दर्शाता है? ये बेसिकली दर्शाता है कि भारत की इनएबिलिटी है टू रीड द हिस्ट्री करेक्टली एंड टू रिकॉग्नाइज इंडियाज रियल एनिमी। ये विशेषज्ञ ये बोलते हैं कि हमने चाइना से डिफीट देखी 1962 में, लेकिन उसके बाद भी हमने ज़्यादा कुछ नहीं सीखा, बिकॉज हमने 1962 के बाद भी चाइना को यहाँ पर एक तरीके से अपीजमेंट पॉलिसी फॉलो की है। चाइना की तरफ हमने चाइना को हमेशा ही खुश करने की कोशिश यहाँ पे की है, और हमने चाइना के जो असल एम्बिशंस हैं, जो असल महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको समझने की कोशिश यहाँ पर नहीं की है। ये बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि चाइना डज नॉट वांट अ मल्टीपोलर एशिया विच इंडिया डज। चाइना ये चाहता है कि एशिया की एक ही पावर हो और वो चाइना हो। इंडिया ये चाहता है कि एशिया में मल्टीपल पावर्स हो, चाइना हो, इंडिया हो, जापान हो, लेकिन चाइना इस चीज़ के विपरीत है। सो क्योंकि हमारी रणनीतियाँ यहाँ पे अलग अलग हैं, जिसकी वजह से भारत में पॉलिटिकल विल नज़र नहीं आती, विच बेसिकली एक तरीके से हमारे हर प्रोसेस में नज़र आती है कि जब पॉलिटिकल विल अवेलेबल नहीं है, जब स्ट्रैटेजी ही गलत है, और क्योंकि पॉलिटिकल विल अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आगे जाकर हमारी प्रोक्योरमेंट, हमारी प्राइसिंग, ये सब चीज़ें पिक्चर में आ जाती हैं। सो कुल मिला के ये सभी पॉइंट्स हैं जो कि बताते हैं कि राफेल का जो आना है वो शायद उतना ज़्यादा सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है। हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा आगे आने वाले समय के लिए, प्रोक्योरमेंट को और बढ़ावा देना होगा और प्राइसिंग को कम करना होगा, पॉलिटिकल विल पावर दिखानी होगी, स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा। अंत में यही कहना चाहेंगे कि India is unprepared for the ensuing decade that will witness a world in upheaval and where national security will demand a significant share of resources and human capital. काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट रेस किया है मैंने, एंड आई लीव यू हेयर राइट नाउ। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आप क्या सोचते हैं इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में। तब तक के लिए आई टेक